गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने गेहूं का भूरा या पण कीट रोग था, इसके बारे में अपन ने इसके रोग चक्कर की बात की थी, रोगजनक की बात की थी। उसमें अपन ने क्यूरेडो बीजाणु, टीलो बीजाणु कैसे बनते इसकी बात की थी। आज अपन प्रबंधन की बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो प्रबंधन की बात करते देखिए। और प्रबंधन में आपको पता है, पहले अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन क्या पढ़ते हैं, शस्य प्रबंधन। कि भाई शस्य प्रबंधन में देखिए किसमें सेम प्रबंधन वैसे किया जाता है जैसे आपने पढ़ा था कि तना कीट रोग पढ़ा था उसके पीछे। ठीक है, कि भाई तना कीट रोग पढ़ा था, उसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें जिस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है उसी प्रकार इसमें प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं सेम वही पॉइंट शस्य प्रबंधन में। इसके आगे बात करते हैं अपन इसके जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई जैविक प्रबंधन जो है, ठीक है, जैविक प्रबंधन कि भाई जैविक प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं देखिए कि भाई प्रतिरोधी किसमें, जैविक प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोधी किसमें पढ़ते हैं जिनके द्वारा इस रोग को कम किया जा सके, पादपों की वृद्धि को बढ़ाया जा सके। तो अपन बात करते हैं तो HD 2830, 2834, 2865, 2867, NIDW 295, 309, HPW 217, 224, 228, HS 375, 443, 456, 460, फिर PBW। अब इतनी किस्में हैं, आप कोई भी 2-3 याद कर लीजिए, बस काफ़ी से काम चल जाएगा, ज़्यादा याद की जरूरत नहीं है अपन को। 525, 530, फिर है BL 867, 868, AKDW 2997, UP 2594 इत्यादि की बुआई करनी चाहिए। क्योंकि इतनी किस्में हैं मार्केट में अवेलेबल है गेहूं की, इनकी अपन यदि बुआई करेंगे तो ये इसका क्या होगा, रोग के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक प्रबंधन कि भाई रासायनिक प्रबंधन है किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से आपके कौन कौन से रासायनिक का प्रयोग करने से ये रोग कम हो जाता है इसकी बात करते हैं। देखिए कि रोग प्रकट होने पर, कि जब पादपों पर रोग प्रकट हो, पत्तियों पर जैसे अपन लक्षण देखे थे, लक्षण दिखाई देने लग जाए तो रोग प्रकट होने पर आपको ट्राइएडिमेफोन 0.2% या जिनेब 0.25%, फिर है प्रोपेकोनेजोल 1.1% का 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए।
2 छिड़काव करना चाहिए। क्या हो गया भाई कि रोग प्रकट हो तो ट्राई एडमीमेफोन 0.2% या जिनेव 0.25% जो सॉल्यूशन मार्केट में आता है, या प्रोपेकोनेजोल का 0.1% का जो सॉल्यूशन है, इनका 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इसे छिड़काव करने से ये रोग जो है इसके जो फैलने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और रोग नियंत्रण में आ जाता है। अब तीसरी रोली पढ़ते हैं, गेहूँ का पीला रोली रोग। ठीक है, तीसरी रोली की बात करते हैं, गेहूँ का आपके पीला रोली रोग, इसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट तीसरा रोग है अपने पास गेहूं का पीला रोली रोग। देखिए इस रोग का प्रकोप विश्वव्यापी है, मतलब ज़्यादातर सभी रोग विश्वव्यापी होते हैं। ठीक है, और भारत में दक्षिणी व पश्चिमी भागों की अपेक्षा उत्तरी व पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक होता है। तो भारत में कहाँ प्रकोप ज़्यादा है? उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा है। इस रोग का प्रकोप अधिक है कि भाई गेहूं का जो पीला रोली रोग है इसका प्रकोप अधिक है आपके पूर्वी क्षेत्रों पर। इस रोग का बहुत ज़्यादा आपके प्रकोप है, देखा गया है। इसके आगे बात करें इसकी, तो ये कीट जो है कहाँ कहाँ? पंजाब में गुरदासपुर, कि ये कीट जो है पंजाब में, ये कीट पंजाब में गुरदासपुर, रोपड़, उत्तर प्रदेश, व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड आपको पता पहाड़ी क्षेत्र है, तराई मतलब जो ढलान होती है, तराई क्षेत्रों में ये प्रकट होता है कि पंजाब में कहाँ है आपके गुरदासपुर, रोपड़, और बाद में इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ये रोग प्रकट होता है। दक्षिण में ये आपके नीलगिरी, दक्षिण में नीलगिरी व पुलनी की पहाड़ी पर पाया जाता है। पुलनी की पहाड़ी पर पाया जाता है। ये इनकी स्थिति, ये रोग कहाँ, वैसे पूरे विश्व में पाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन कहाँ इनका संक्रमण सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसकी बात है। इस रोली को हरदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हरदा। हरदा के नाम से भी, ज़्यादा नाम जरूर याद रखेंगे, हरदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं लक्षण की, किसके रोग के क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं। ये तो इसकी जानकारी हो गई भाई, ये रोग कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में फैलता है, कौन से राज्य में, भारत के राज्य के अंदर कौन से क्षेत्रों के अंदर ये रोग देखा गया है, उसकी बात हो रही थी। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि लक्षण की बात करते हैं कि इस रोली के लक्षण जो है आपके पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर जैसे, कि भाई ये लक्षण सब देखो, आपको पता लक्षण सबसे पहले पत्तियों पे ही दिखा जाता है। तो आपके पत्तियों पर क्या है, आपके छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर, पिन जैसे होती है, इस ऊपर का सिर ऐसे होता है ना, इस प्रकार से। तो पिन के सिर जैसे
दिखाई देते हैं और पंक्तियों में हल्के पीले या चमकीले नींबू के समान पीले रंग के यूरिडो स्पॉट आपके रूप में दिखाई देते हैं कि भाई एक तो ये हो गया, पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर जैसे पत्तियों दिखाई देते हैं और पत्तियों में हल्के पीले या चमकीले नींबू के समान पीले रंग के यूरेडो बीजाणु जो होता है स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। स्पॉट मतलब चिन्ह जो बन जाते हैं के रूप में। देखिए क्या हुआ कि पत्तियों पे छोटे छोटे अंडाकार, जैसे मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, इस पे क्या पिन के सिर जैसे ऐसे, और पत्तियों पे क्या होते हैं हल्के पीले रंग कैसे चमकीले और नींबू के समान, नींबू जैसा पीला होता है ना, उस हिसाब के क्या होते हैं यूरिडो स्पोर दिखाई देते हैं। ऐसे इस प्रकार से ये धब्बे दिखाई देते हैं जो क्या बताते हैं संक्रमण की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे देखिए, उग्र अवस्था के अंदर जब ये रोग उग्र अवस्था में होता है, बहुत तेजी से जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उग्र अवस्था में स्पॉट जो होते हैं वो उग्र अवस्था में स्पॉट ये आपके पर्णाच्छाद मतलब उत्तक है जो आपके पत्तियों में पाया जाता है, और बाह्य पुष्प कवच फूलों पर जो बाहरी आवरण होते हैं उन पर, वृंत पर, डंठल बोलते हैं जिससे अपन, दोनों और डंठलों पर भी पाए जाते हैं। डंठल में जहाँ से जुड़े होते हैं इस प्रकार से, ये डंठल हो गए इस पे भी, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जिन स्थानों पर स्पॉट पत्तियों में बनते हैं, पत्ती का रंग क्या हो जाता है हल्का, कि जहाँ स्पॉट बनेगी पत्ती कैसे हो जाएगी हल्के रंग की हो जाएगी, पत्ती का रंग कैसे हो जाएगा हल्का, कि पत्ती कैसे होती ग्रीन कलर की होती तो पत्ती का रंग हल्का हो जाएगा, तो पत्ती का रंग क्या हो जाता है आपके हल्का हो जाता है। और यूरेडियम की बाह्य त्वचा फटने पर यूरेडियो बीजाणु वातावरण में निकल जाते हैं, कि यूरेडियम जो बनते हैं स्पॉट्स बनते हैं, इनकी बाह्य त्वचा फटती है तो इससे क्या होता है यूरेडियो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं और क्या करते हैं संक्रमण बढ़ाते हैं। और फसल की परिपक्व अवस्था पर पहुंचने पर पर्णाच्छाद या स्तंभों पर काले रंग के पंक्तिबद्ध टीलियो बीजाणु बन जाते हैं, कि बाद में जैसे क्या होते हैं आपके पत्तियों पर क्या हो जाते हैं आपके स्तंभ पे तने पे क्या होते हैं काले रंग के क्या बन जाते हैं पंक्तिबद्ध लगातार क्या हो जाते हैं बिंदु बन जाते हैं। जैसे एक तना है तो इस वजह से काले काले रंग के क्या होते हैं एक लगातार पंक्ति रूपी संरचना बन जाएगी, और जिसमें क्या बनते हैं टीलियो बीजाणु बनते हैं, और काली पपड़ी मोटी बाह्य त्वचा से ढक जाती है, और काली पपड़ी क्या हो जाती है मोटी बाह्य त्वचा से ढक जाती है। इस प्रकार से पूरा तना क्या हो जाता है काला हो जाता है। और कौन से बीजाणु बन जाते हैं टीलियो बीजाणु बन जाते हैं। क्या कौन से बीजाणु बन जाते हैं टीलियो बीजाणु का निर्माण हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक बीजाणु से शुरू होगा यूरेडो, फिर टीलियो, फिर आपके स्पर्मो, इस प्रकार से चलता रहता है, ईशियो बीजाणु ये सब चलते रहता है। अब नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बात आती है अपने रोगजनक की, कि भाई रोगजनक क्या है, उसके बाद आती है रोग चक्र, फिर रोग प्रबंधन, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब आपके रोगजनक की बात करते हैं कि भाई रोगजनक कौन सा है, तो वही रोगजनक तो पक्षी नहीं है, पर इसकी जाति कौन सी आएगी आपके स्ट्राइफोर्मिस, जाति का ध्यान रखना यही पूछा जाता है। वंश तो पक्षीनिया है, सभी रोग जो है ये रोली रोग है, वो कवक के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अभी आप चिंता मत कीजिए, इस चैप्टर में जितने भी रोग हैं, जैसे ये रोली वाला पूरा हो जाए आपके एक बार, उसके बाद जितने भी रोग हैं उनकी मैं एक सारणी बना दूंगा आपके, रोग का नाम और रोगजनक का नाम। ठीक है, वो याद करना, ये याद हो गया तो आपके समझ लीजिए 50% चीज़ें कम हो गई। मुख्य रोगजनक ही पूछा जाता है ज़्यादातर, बाकी चीज़ें तो आप कॉमन है, काफ़ी चीज़ों को ज़्यादा फर्क नहीं है, लिख सकते हैं अपन सामान्य रूप से। देखिए रोगजनक की बात करते हैं। और रोगजनक है या पैथोजन के में एक ही बात है। तो रोगजनक है पक्षीनिया, तो है ही आपके पक्षीनिया वंश, और इसकी जाति कौन सी है स्ट्राइफोर्मिस,
फॉर्मिस, पक्षिणिया स्टाइफॉर्मिस प्रजाति है जो ये रोग के लिए जिम्मेदार होती है। और पक्षिणिया स्टाइफॉर्मिस एक क्या है, भिन्नाश्री कवक है। इसको भी क्या है, 2 परपोषी की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसी कवक है भिन्नासारी कवक, अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। सबसे पहले जब रोली रोग पढ़ा था उसमें पढ़ा था, भिन्नाश्री कवक है, ठीक है। भिन्नासारी कवक मैंने आपको उस समय बताया था जब सबसे पहले अपन पढ़ा था, रोग पढ़ा था, उसमें इसकी बात की थी कि भाई अपन गेहूँ के अंदर जो स्तंभ कीट रोग पड़ा था उसमें इसकी बात की थी कि भाई आपके ये क्या होते हैं, भिन्नाश्री कवक जो होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इसमें ये अपना जीवन काल 2 परजीवियों पर पूर्ण करते हैं, 2 परपोषियों के साथ ऐसे पूर्ण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, भिन्नाश्री कवक कहा जाता है। अपन तन्ने का कीट रोली रोग पड़ा था उसमें इसकी बात की थी। अब आगे बात करते हैं कि इसके यूरेडियम या टीली अवस्था एक प्राथमिक परपोषी गेहूँ पर मिलती है कि इसे संक्रमण जो फैलाने वाली आपके यूरेडियम या जो टीली अवस्था है जो आपके संक्रमण फैलाती है, तो टीली और यूरेडियम और यह क्या है, आपकी जो टीली अवस्था है ये क्या होती है, प्राथमिक परपोषी होती है। किस पर आपके कि प्राथमिक परपोषी होती है, गेहूं की प्राथमिक परपोषित गेहूं पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस कवक का एकांतर परपोषी ज्ञात नहीं, मतलब इसके बाद ये किस पर ये परपोषी किससे पोषण प्राप्त करती है ये अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है 2 परपोषी की आवश्यकता होती है। पहला परपोषित खुद गेहूं है, दूसरा परपोषी कौन है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और यूरेडो बीजाणु जो होते हैं वो गोलाकार एक कोशिकीय द्विकेंद्र के होते हैं, कि जो यूरेडो बीजाणु है जो संक्रमण फैलाते हैं, यूरेडो बीजाणु वो किस प्रकार के हैं, आपके गोलाकार, आकृति कैसी होगी, नहीं गोलाकार एक कोशिकीय गोलाकार एक कोशिकीय तथा द्विकेंद्र की, कि भाई एक कोशिका वाला होता है, 2 केंद्रक वाला होता है जो संक्रमण फैलाता है। इनमें जनन छिद्रों की संख्या, जिनसे ये क्या करते हैं आपके जनन क्रिया करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अंकुरित होते हैं, मतलब जनन छिद्रों में से क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो जनन छिद्रों की संख्या इनकी कितनी होती है, 6 से 16 तक पाई जाती है, कम से कम 6, मैक्सिमम 16 या 16। और ये क्या है, भित्ति जो होती है इनकी रंगहीन महीन होती है, कि भित्ति कैसी होती है इनकी, तो रंगहीन महीन के रंगहीन होते हैं, महीन होती है और शूल युक्त होती है। कि भित्ति कैसी होती है, रंगहीन होती है, महीन मतलब आपके बारीक होती है, शूल युक्त मतलब कांटे लगे होते हैं। और टीलियो बीजाणु गहरे भूरे रंग के क्या होते हैं, कि जो टीलियो बीजाणु होते हैं कैसे होते हैं, कि ये तो यूरिडो बीजाणु की बात होगी, अब टीलियो बीजाणु की बात करते हैं। टीलियो बीजाणु कि टीलियो बीजाणु जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कि टीलियो बीजाणु जो होते हैं वो आपके गहरे भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के और द्विकोशिकीय, गहरे भूरे रंग के द्विकोशिकीय मोटी भित्ति वाले, मोटी भित्ति युक्त क्या होते हैं आपके, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार सिर पर चपटे होते हैं। दीर्घवृत्ताकार और क्या होते हैं, सिर पर चपटे। और उसके बाद बात करते हैं कि टीलियो बीजाणु जो होते हैं अंकुरण कर 4 कोशिकीय प्रोबेसिडियम बनाते हैं। प्रोबेसिडियम से क्या बनेंगे, बेसिडियो बीजाणु। वही स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यूरेडियम से यूरिडो, फिर टीलियो, टीलियो से टीलियो। अब देखिए अगली बात क्या गई कि भाई टीलियो बीजाणु जो होते हैं, कि टीलियो बीजाणु जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, कि टीलियो बीजाणु अंकुरित होते हैं, अंकुरित वाले स्फुटित होते हैं। तो अंकुरण कर क्या बनाते हैं, 4 कोशिकीय प्रोबेसिडियम बनाएंगे, 4 कोशिकीय प्रोबेसिडियम।
प्रोबेसिडियम बनाएंगे, जिससे क्या बनाएंगे, प्रोबेसिडियम से बेसिडियम बीजाणु बनाएंगे और ये फिर आगे बेसिडियम बीजाणु संक्रमण फैलाएगा। क्या बनाएंगे, प्रोबेसिडियम बनाएंगे, जिससे क्या बनाएंगे, बेसिडियम बीजाणु बनाएंगे। बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये हो गई जानकारी कि भाई ये कवक विनाशकारी कवक है। यूरिडियम जो होते हैं वो प्राथमिक परपोषी गेहूँ जो होता है, इनका प्राथमिक परपोषी गेहूँ होता है और उसके बाद द्वितीय परपोषी ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये बात होगी इनकी। फिर होगी यूरिडियम बीजाणु गोलाकार होते हैं, कोशिकीय होते हैं, द्विकेंद्रीय होते हैं, जनन छिद्र 6 से 16 पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अंकुरन करते हैं। भित्ति कैसी होती है, रंगहीन होती है, महीन सूली, तो छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं इनके ऊपर। और टीली बीजाणु क्या होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, सिर चपटा होता है। और टीली बीजाणु जो होते हैं आपके अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, 4 कोशिकीय प्रोबेसिडियम बनाते हैं और प्रोबेसिडियम से क्या बनता है, बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोग चक्कर, ये रोग कैसे फैलता है, इसकी क्या प्रोसेस रहता है, उसकी बात करते हैं। देखिए बात कि रोग चक्कर की बात करते हैं कि रोग किस प्रकार से फैलता है, इसकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, उसकी बात करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग है रोग चक्र। रोग चक्र की बात करते देखिए। कि भाई भारत में ये कीट जो है आपके 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्वयं उगाए और गेहूं के पौधों पर यूरिडो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते हैं। कि भाई भारत के अंदर ये 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्वयं खुद ही उगाए थे और गेहूं के पौधों पर यूरिडो बीजाणु गेहूं के पौधे पर यूरिडो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते हैं और मैदानों में आकर क्या करते हैं, गेहूं की फसलों पर संक्रमण करते हैं। और यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं, ये मैदानों पर जाते हैं यूरिडो बीजाणु और मैदानों पर आकर क्या करते हैं, गेहूं की फसलों को, गेहूं की फसल पर संक्रमण करते हैं। क्या हुआ देखिए कि जो रोग चक्र है ये 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्वयं उगाए, ठीक है, और गेहूं के पौधों पे क्या करते हैं, यूरिडो बीजाणु के रूप में जीवित रहते हैं। और जैसे ही मैदानी क्षेत्रों पर गेहूँ उगते हैं तो ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों से ऊंचाई से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और गेहूँ को संक्रमित करते हैं। और कुछ खरपतवार जैसे हैं जिनकी बात करते हैं, ये समपार्श्विक परपोषी के रूप में, समपार्श्विक मतलब जब गेहूँ नहीं होते इनके माध्यम से जीवित रहते हैं। तो कौन कौन से खरपतवार है ऐसी जिन पर ये जीवित रहते हैं और वापस इनमें आपके संक्रमण फैलाते हैं। खरपतवार की बात करते देखिए तो इसमें है एग्रोपाइरोन, सेमिकास्टेटम, ब्रोमस, कैथार्टिकस, फिर है ब्रोमस, जेपोनिकस,
हार्डियम म्यूरिनम, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, समपार्श्विक, मतलब जब गेहूं पर नहीं रहेंगे तो इन पे ये क्या निर्भर कर पोषण ग्रहण करके खुद को जीवित रख लेते हैं, और जैसे गेहूं की खेती करते हैं तो उनमें संक्रमण फैलाने के लिए आ जाते हैं। तो समपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करते हैं, के रूप में कार्य करते हैं, कि समपार्श्विक परपोषी के रूप में ये कार्य करते हैं। कौन? ये कुछ कवक जो है आपके खरपतवार जो है इन पर ये जीवित रहते हैं। इसके आगे बात करते हैं अपन इसके प्रबंधन की। प्रबंधन में अपन बात करते हैं शस्य प्रबंधन की, ठीक है। क्या प्रबंधन बात करते हैं तो प्रबंधन देखिए, समपार्श्विक परपोषी को नष्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले क्या खरपतवार जिनको हटा देना चाहिए ताकि गेहूं से इस पे जीवित रहते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, समपार्श्विक जो खरपतवार इनको नष्ट कर देना चाहिए शस्य प्रबंधन में। ये किसमें, पहले आपको पता है शस्य प्रबंधन है, आपको पता ही सब, तो यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए शस्य प्रबंधन बस। तो इसमें क्या करना चाहिए, समपार्श्विक परपोषियों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अब देखिए जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई जैविक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, और फिर रासायनिक प्रबंधन। इसके साथ ये रोली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रोग की बात करेंगे। 3 प्रकार की रोली है मुख्य रूप से, तीनों कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन एक और गेहूं के, मतलब ज़्यादातर ये गेहूं से संबंधित रोग हैं, उसके बाद अलग अलग दूसरे भी हैं। जैविक प्रबंधन, इसमें प्रतिरोधी किस्में आपको पता ही है, तो BL 824, 829, 864, 867, 868, फिर है HD 2819, 2830, 2834, 2865, 2867, इसके अलावा राज 4028, 6566, NIDW 2929295, 309, फिर है AKDW 2997, 16, UP 2594, HS 443, 456, 460, PBW 525, 530, इनका प्रयोग करना चाहिए जिससे इस रोगजनक को कम किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन क्या है, तो सर्वांगी कवकनाशी जो आता है, जो कवक को पूरी तरह से नष्ट करता है, सर्वांगी कवकनाशी, इसका नाम है ऑक्सी कार्बोक्सिन। ऑक्सी कार्बोक्सिन का 0.2% या प्रोपेकोनोजोल का 1% का छिड़काव कर
इस रोग का रोकथाम किया जा सकता है, कि छिड़काव कर इस रोग का क्या किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। तो इन सभी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि इस कवक को क्या कर सकते हैं, संक्रमित जो पौधे हैं संक्रमित हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं और इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।